दोस्तों, अगर ज़मीन से निकाल कर कुछ ऐसी चीज़ निकालनी है जो फल भी दे, फूल भी खिले और महक भी दे, तो उसके लिए ज़मीन की तहों तक जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ज़मीन से जुड़े रहना पड़ता है। और ज़मीन से जुड़कर ही हम ज़मीन से हीरे भी निकाल पाते हैं, जवाहरात भी निकाल पाते हैं, कमल भी इसी कीचड़ में खिलते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तालाब में उतरना पड़ता है। ऐसी शख्सियत जो ज़मीन से जुड़ी हो और बुलंदियों तक जाने की जिसकी तमन्ना हो, मैं आज फेटर्निटी के जो लीगल स्टार हमारे स्टार हैं लीगल फेटर्निटी के, आज मैं ऐसी एक शख्सियत से आपकी बात कराऊंगा जो आज भी ज़मीन से भी जुड़ा है, लेकिन जिसकी नज़रें बुलंदियों की तरफ हैं और जिसने अपने जो कार्य क्षेत्र है, जो लीगल फेटर्निटी में जो उसने कार्य किए उन्होंने, वो अपने आप में अजीबो गरीब तो हैं ही, लेकिन बहुत ही साहसिक कार्य भी हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत जो उत्तर प्रदेश के खेकड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो आजकल बागपत डिस्ट्रिक्ट में, जिनका गाँव लचौड़ा में जन्म हुआ 1970 में, आज वो अपने जीवन के 52 बसंत पार कर चुके हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन किया MMH कॉलेज गाजियाबाद से, लॉ भी मेरठ कॉलेज NAS कॉलेज मेरठ से किया 1987 में, और 1987 में ही वो एनरोल हो गए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में। और आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। इनके फादर साहब वाइस प्रिंसिपल थे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है उसमें। एक इनके छोटे भाई हैं जो डॉक्टर हैं और सिस्टर हैं, वो दोनों एकेडमिशियन में फील्ड में हैं। इनके जो बेटे हैं वो ज़रूर LLM उन्होंने कर लिया है और वो एडवोकेसी में आ गए हैं, जबकि बेटी जो है वो बीटेक स्पेस में है, स्पेस सेक्शन में है और PG कर रही हैं एनालिटिक मैनेजमेंट में। तो ये इनका एक पृष्ठभूमि मैंने परिवार की बताई, और अब मैं लिए चलता हूँ डायरेक्ट उन्हीं के पास, उनसे ही रूबरू कराऊंगा। और वो और कोई नहीं, आप सबके जाने माने, आप सबके प्यारे एडवोकेट महेश शर्मा जी, जिनको लोग प्रधान जी के नाम से जानते हैं, जिनको लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, जिनको लोग परशुराम के नाम से भी जानते हैं। मैं ऐसी शख्सियत महेश शर्मा जी के पास लिए चलता हूं। महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है YMO चैनल में। और मैं सीधा एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं कि मुझे जितना पता लगा है कि जब आप कॉलेज में थे, MMH कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, वहाँ भी आपने यूनियन बाजी की, स्कूल में थे वहाँ क्लास मॉनिटर थे, वहाँ भी आपने एक उस लेवल की नेतागिरी करी कि आप चर्चित रहे। तो ये जो नेतागिरी का वायरस था, फादर साहब तो आपके वाइस प्रिंसिपल थे, ये कहाँ से आया? ये ईश्वरीय कृपा कह लो या विधान कह लो। मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय, वो गांव में 5 बार वो पाँच पंच प्रधान रहे थे। और ये मैं इसको ईश्वरीय कृपा या माँ भगवती कृपा या भगवान की कृपा ही कहूँगा कि आदमी प्री प्लान कोई कुछ नहीं करता, उसको उसकी किस्मत और तकदीर ही उसको वहाँ तक ले जाती है जहाँ उसे जाना होता है। वो खुद नहीं जाता, तकदीर ही लेके जाती है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि MMH कॉलेज मेरठ, NAS कॉलेज, और वहाँ पे कई चीज़ें सामने आती थी कि फ़ीस ज़्यादा ले ली, यूनिवर्सिटी से ऑर्डर आ गया, वापस नहीं कर रहे थे, या कॉलेज में और कोई समस्या हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कॉलेज में कि उस टाइम पे यूनियन के चुनाव जो थे कॉलेजों में बैन थे, और ये मेरे से पहले से ही ये आंदोलन चले आ रहे थे। तो हम भी उसी में जैसे ही वहाँ एंट्री करी तो हमें भी ये विरासत तैयार मिल गई, नेता तैयार मिल गए, और उसमें जो है हमारा पदार्पण हो गया। उसमें मुख्य श्रेय जाएगा हमारे बार के प्रेसिडेंट हुआ करते थे गाजियाबाद के श्री कुशल पाल त्यागी जी, उनका सानिध्य मिला। और कई जो ऊपर गए, क्या नाम है, क्षेत्रीय राजनीति में हैं, उनका भी सानिध्य मिला। त्रिलोक त्यागी भी थे और कई नेता थे जो मेरठ से जो है निकले थे, और बाद में मुकुल वासनिक जैसे और विजय सारस्वत जैसे जो कांग्रेस में थे, वो अपना मुकाम कहीं और उन्होंने हासिल कर लिया। नहीं, वो तो सारी बातें आपने नेतागिरी उनसे सीख ली,
लेकिन आपका नाम मारपीट में सबसे आगे रहता था, वो तो उन्होंने नहीं सिखाई थी, वो किसने सिखाया आपको? नहीं नहीं नहीं, मारपीट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मारपीट में कोई नहीं होता, ना मारपीट कोई करता है, ना हमने कभी मारपीट करी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि एक डिसीजन जब कोई लेना होता है तो वो डिसीजन चाहे कैसा भी हो, वो जो लिया तो वो डिसीजन लिया हमने, उस स्टैंड को कभी बदलने का प्रयास नहीं किया, ना उसे बदलने दिया। स्टैंड पे अपने पे हम अड़िग रहे, जब भी जहाँ भी जो स्टैंड लिया स्टैंड पे अड़िग रहे। स्टैंड पे तो अड़िग रहे, लेकिन आपने 87 में एनरोल होने के बाद 95 में पहला इलेक्शन लड़ लिया यहाँ कड़कड़ुमा बार एसोसिएशन का। उसके बाद आप 98 में वाइस प्रेसिडेंट 2 बार बन गए। फिर आप जो है 2002 से 4 बार आप यहाँ के प्रेसिडेंट रह लिए। इतनी कंट्रोवर्शियल बार इसको माना जाता था, इतना संघर्ष यहाँ होता था इलेक्शंस में। 4 बार लोगों ने आपको विश्वास जताया आप में हो, और आपने जो स्टाइल जो अपना नेतागिरी का रखा वो एक दबंग प्रेसिडेंट वाला रखा। तो वो जो दबंगई थी वो उसका राज क्या है? वो कोई दबंगई नहीं है कि जैसे इंसान की फितरत होती है ना, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसको वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि वो है। और हमने कभी भी उस चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करी, बनावट में शामिल होने की कोशिश नहीं करी कि जी बनावट में आ जाएं या वैसे आ जाएं। जैसे आदमी होता है वैसे ही उसको दिखना भी चाहिए। नहीं, वो दिखना में हुआ ये है कि आपने अक्सर आप जजों से भी भिड़े हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान जजों से भिड़ने पे होता है नेता को। आज के नेता जजों की चाटुकारिता करते हुए दिखते हैं, आप में वो गुण नहीं आया। मैं तो उसे गुण कहूँगा जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं, जिससे लोग नाम कमा रहे हैं। आपने संघर्ष को का रास्ता ही क्यों अपनाया? ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था। इसका नुकसान महसूस करते हैं आप? बताता हूँ। मैं जो मेरे साथ के एनरोल्ड हुए हुए हैं, मेरे कई साथी हैं, उनको हम देखते हैं वो आज कहीं के कहीं हैं, और भगवान उनको तरक्की दे और ज़्यादा तरक्की दे। मगर ये जो होता ना कि ये अकल भी और ये दिमाग भी ना, ये ईश्वर ही देता है कि हम जजों की लाइजनिंग करें या हम उनके ख़ास बन जाएं, और हम बार को एक तरफ रख के अपने फ़ायदे के लिए हम उसको यूटिलाइज करें। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरी बार है, वो बार का बेनिफिट एक तरफ कर दूं और वो सारा बेनिफिट एक मुश्त में ले जाऊं, तो ये कभी हुआ नहीं। बार में ऐसे बहुत मौके आए, ये EFG ब्लॉक चैम्बर बने, डिस्पेंसरी खुलवाई, बार वो फैमिली कोर्ट वहाँ चलती थी विश्वास नगर, वहाँ रोज़ वकीलों के साथ मारपीट होती थी, उसे यहाँ लाए कंपाउंड में। बिजली कोर्ट चली गई थी यहाँ से पटपटगंज, उसे यहाँ लेके आए। और ऐसे बतेरे काम हुए हैं कि पुलिस से भी टकराव हुए। उन टकराव में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमें कहीं भी किसी भी एंगल से हम उसमें कहीं गलत उतरे हों। हर चीज़ को जो है ना एक पैमाने पे नाप के उसको तरीके से उसका गुण और उसके अवगुणों को देखते हुए ही आगे चल के हम चलते हैं, आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन हमेशा वही कामयाब होता है जिसके पीछे नेता की ईमानदारी। इसमें चलो महेश शर्मा चल रहे थे अपनी फितरत के अनुसार, चल रहे थे अपनी नेक नियति से चल रहे थे। बाहर के और भी 14-15 लोग होते हैं, तो उनका आपको साथ मिलता था या विरोध का सामना उनका भी करना पड़ता था? आप जो है उन लोगों को छांट लो जिन्होंने वास्तव में ही चुनाव बार के हित के लिए लड़ा है, बार के बेनिफिट के लिए लड़ा है, या बार के हर मेंबर के हित के लिए चुनाव लड़ा है। अगर एग्जीक्यूटिव में 12 आदमी हैं या 11 आदमी हैं, तो 12-11 आदमी कभी भी मत एक नहीं हो सकते। उनमें से 7 हों, 5 हों, 6 हों, वो एक मत, देखो जैसा आप ढूंढोगे आपको वैसा मिल जाएगा। नहीं, क्या वो उनका एक प्रेशर कभी ऐसा आता था कि महेश जी जैसे दुनिया चल रही है चलो, और इसमें 2 पैसे हमें भी खाने दो, आप भी खाओ, 4 जजेस से आप भी लाइजनिंग करो, हमें भी करने दो? नहीं, ऐसा तो देखो जी होता है, मिसयूज भी होता है। हमारा मिसयूज भी हुआ है, हमें बाद में पता लगा कि भाई काम वैसा था, वो भाईबंदी के नाते करा के ले गया।
होता है ऐसा तो देखो आप पे भी प्रेशर था? प्रेशर तो होता है। जुडिशरी की तरफ से भी आपके ऊपर कोई प्रेशर्स थे? देखो जी, जुडिशरी के अंदर जो भी जितने भी मुझे मिले वो अधिकांश लोग मुझे, ये मेरी अच्छी तकदीर रही या भगवान की कृपा रही, वो अधिकांश लोग मुझे ईमानदार ही मिले और जिनकी बार ने भी कदर करी और हमने भी कदर करी, मगर उन लोगों ने भी बार की कदर करी। बार के हर एक मेंबर ये नहीं कहता था कि भाई ये आदमी या ये जज गलत है। तो उन जो आपने नाम लिया ईमानदार थे, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनसे तो आपकी ट्यूनिंग भिड़ गई होगी, लेकिन आपको लगता है उस टाइम पे भी कुछ ऐसे थे जुडिशरी में भी जो लोग थे जो थोड़े से टिंटेड थे? देखो जी, ये तो आप गेहूँ लाओगे 15-20 किलो तो उसमें कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। एडमिट करते हैं आप, ऐसा है? ये मैं तो उनसे कभी आपका 1-to-1 रिफ्ट हुआ? देखो जी, 1-to-1 रिफ्ट तो एक बार नहीं कई बार हुआ और कुछ चीज़ें जो हैं वो बार में भी आई, हाई कोर्ट में भी की नॉलेज में भी आई और उनके परिणाम भी खैर अच्छे ही निकले। कोई स्वतः कोई किसी के सिर पे ऐसे सींग नहीं निकल रहे कि जो लड़ने जाता हो या जो भी। देखो, अपनी लड़ाई हमने कभी नहीं लड़ी, हमने सिर्फ जो लड़ाई लड़ी है काम उस एडवोकेट की लड़ाई लड़ी जो आज बार के अंदर एंटर हो रहा है, क्योंकि वो जो एंटर हो रहा है उसको भी अपने ख्वाब लेके आ रहा है, वो अपनी मेहनत को परखना चाहता है, बार में आके जुडिशरी के सामने परखना चाहता है, तो हमें सबसे पहले उसके हित को सर्वोपरि रखना होता है। लेकिन आरोप ये लगता है महेश जी आपके ऊपर कि ड्यूरिंग योर टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंटशिप आपने एक ऐसा हॉरर बना के रखा, एक ऐसा टेरर बार में बना के रखा जिससे कि जुडिशरी आपके आगे थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग वे में नज़र आई और उसका फ़ायदा आप लोगों का कहना ये है, उसका फ़ायदा आपने ये उठाया कि आपके पास जो लिटिगेंट्स आते थे बेल मैटर में या किसी मैटर में, आपने अपने दबंगई का इस्तेमाल करते हुए उनको बेनिफिट्स दिलवाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। कहने वाले का मुंह नहीं रोक सकते। कोई ये तो नहीं कहेगा कि जब फैमिली कोर्ट यहाँ आई उससे पहले मैंने अपना काम छोड़ के 3 महीने लगातार सवेरे 9 बजे आके और शाम के 4 बजे तक फैमिली कोर्ट के वहाँ बैठता था ताकि कोई एपियर ना होवे। उसके बाद जो दिल्ली के कोर्ट्स के अंदर जो जुरिडिक्शन 20 लाख रुपए तक का, उसको बढ़ाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट के सामने 3 महीने 3.5-4 महीने आंदोलन चला। अपना काम छोड़ के क्या नाम है, वहाँ पे आंदोलन में पूरा टाइम दिया, उसको मैनेज करा, सारे को सबको इकट्ठा रखा, धरना भी हुआ, प्रदर्शन हुए, सब जगह आना जाना भी हुआ। तो मैंने कभी जीवन में अपने वहाँ जाने का, आने का या किसी भी तरीके के ट्रैवलिंग या टूरिज्म या पेट्रोल, ये कभी भी मैंने कभी भी मैंने अपनी बार के चंदे में से या बार के फंड में से इस शरीर के अंदर मैंने चाय तक पीने का प्रयास नहीं करा श्रीमान जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी आप पर आरोप यह है कि आप अपनी बार में तो धमाक मचाते ही हैं, अपनी बार में तो दबंगई दिखाते ही हैं। आप जो डिफरेंट बार्स हैं, 30 हजारी है, साकेत है, रोहिणी है, आप वहाँ भी इलेक्शंस में भी दखलंदाजी करते हैं और प्रभावित करते हैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के वोटर्स को। दरअसल है क्या कि अगर कोई भी आदमी अगर एक ये एम लेके चलेगा कि मुझे लीगल फैटर्निटी का भला एट लार्ज करना है, मतलब कि एक लड़ाई मेरी बार की नहीं है, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो सभी बारों की होती हैं। अब जुरिडिक्शन 2 करोड़ था, अब 2 करोड़ में कुछ नहीं हो रहा। यूपी की तरह जुरिडिक्शन यहाँ भी अनलिमिटेड होना चाहिए। अब उसमें होता क्या था कि बारों में मेरे से बेहतर भी लीडर हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, मेरे से बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे हम ये देखते थे कि भाई हमें कोऑपरेट करने वाला या आंदोलन को चलाने के लिए मजबूत नेता कौन है, तो हम जाके उस मजबूत नेता को, उस लीडर को, सरोवा साहब थे पटियाला हाउस में, वधवा थे, संतोष मिश्रा थी, और क्या नाम है, द्वारका में अवनीश राणा थे,
और थे क्या नाम है, और आपका अब कौन सी बची, साकेत। सजारी कोर्ट से जो जिनका उद्गम है और जो मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्र में विख्यात हैं, राजीव खोसला जी, आपका उनसे बहुत नज़दीकी रिश्ता माना जाता है। और मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूँगा कि न जाने किन कारणों से, मैं उन कारणों पर नहीं जा रहा हूँ, आज वो हाशिए पर हैं। हालांकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऑनरेबल मेंबर हैं, लेकिन वो हाशिए पर हैं। आप भी आज बार में नहीं हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप जैसी जो फितरत के लोग हैं उनको लोग पसंद करेंगे, और आप आज की इस भाग दौड़ में, इस जो पंप एंड शो में इलेक्शन हो रहा है उसमें आप दोबारा कम्पीट करके और सत्ता में आएंगे? देखो जी, जहाँ तक आपने कही है खोसला साहब की बात, खोसला ने कभी भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, चाहे कोर्ट हो चाहे वैसे हो, मतलब अपने लिटिगेंट के लिए या अपने पर्सनल हित की उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उसने जो भी लड़ाई लड़ी वो लड़ाई उसने बार के लिए लड़ी, बार मेंबर्स के लिए लड़ी, चाहे पार्किंग की हो, चाहे कोई और हो, चाहे उसका सम्मान की लड़ाई हो, बार के मेंबर की कोई भी लड़ाई हो। और ये चीज़ जब मैं आया था 87 में, तो 88 में किरण बेदी वाला आंदोलन शुरू हो गया था। उस टाइम पे ये बार के एडिशनल सेक्रेटरी थे, ये थे, तो इनके ही प्रयास से, मैक्सिमम अधिकांश प्रयास से वो आंदोलन आगे चला और कामयाब रहा। हम भी उस आंदोलन में शामिल रहे। तो जब से, अब हम तो उस टाइम पे नए थे, तो हमने हर चीज़, देखो हर आदमी एक दूसरे के, मैं सर्टिफिकेट अपने आप को दूँ नहीं, आपके जो लीडर हैं या जो भी कोई लीडर है, उस लीडर की क्वालिटी को, उसकी मेरिट को, डीमेरिट को हर मेंबर बहुत ही माइन्यूटली वॉच करता है। तो मैं खोसला का कोई व्यक्तिगत तौर पे उसका कोई समर्थक नहीं हूँ, खोसला के गुणों का समर्थक हूँ। नहीं, आपकी दोस्ती भी बताई बहुत अच्छी मानी जाती है, उठना बैठना आपका बहुत ज़्यादा है। दोस्ती ये है कि जैसे उसकी नेचर है, जैसे उसके गुण हैं या उसकी वर्किंग स्टाइल है, वही स्टाइल जो है लगभग महेश शर्मा का है। हमारे गुण आपस में लगे। चलिए, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आज जो बार्स हैं डिफरेंट, आपकी बड़ी पैनी नज़र रहती होगी, तो मैं अगर किसी इंडिविजुअल की बात ना करूँ, लगभग कितने प्रतिशत आप समझते हैं जो बार लीडर्स हैं वो आपके हिसाब से ठीक हैं, जो बार के हितों का काम कर रहे हैं? कितने प्रतिशत होंगे अंदाजन? मेरे पे बुराई क्यों मैं किसी एक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। इसीलिए देखो जी, जो चीज़ें चलनी चाहिए और जिस वे में चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि आप पुराने आंदोलनों को देखेंगे, एक पार्लियामेंट के ऊपर भी हुआ था डिमोस्ट्रेशन, और भी कई डिमोस्ट्रेशन हुए थे। उन डिमोस्ट्रेशन में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी, और वो जो भीड़ इकट्ठी होती थी, वो भीड़ ना तो व्हाट्सएप था ना फेसबुक थी। 25,000 वकील दिल्ली के अंदर थे, 10,000 सड़क पे होते थे। आज लाखों वकील हैं, आज आप 20,000 वकील इकट्ठा नहीं करते सड़क के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है ना, उस पे लोगों को विश्वास नहीं रहा। दिक्कत यहाँ आ रही है। तो आप क्वेश्चन घुमा गए मेरा। मैं पूछा था कितने प्रतिशत, मान लो 100 लीडर्स हैं, तो कितने प्रतिशत लीडर्स आपकी नज़रों में खरे हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं लीगल फेडरेटिव के लिए? मेरी निगाह में तो बेचारे सारे लीडर खरे हैं। अब लीडर्स का, चलिए लीडर्स का फेवर कर रहे हैं, मैं नहीं आपको धर्म संकट में डाल रहा। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का भी आज मैं आपकी फेसबुक देख रहा था, उसमें आपने एक पोस्ट डाली है कि बार एसोसिएशंस की जो स्वायत्ता है, जो फ्रीडम है, उसको साथ कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन, किसको मानते हैं आप? इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लीडर्स या वोटर्स? नहीं, वोटर भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार। ज़्यादा कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हमसे मतलब लीडर्स। क्यों? जी, क्योंकि मेरी बार का कोई इशू हुआ जी, कोई भी इशू हुआ, तो मुझे उस बार के इशू को कोर्ट में ना ले जाके मुझे अपनी पैटर्नल बॉडी बार काउंसिल में लेके जाना चाहिए। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो है वो हमारी पैटर्नल बॉडी है। कोई भी हर बार के संविधान के अंदर ये मौजूद है, संविधान में क्लॉज के जो भी कोई डिस्प्यूट होगा वो डिस्प्यूट बार काउंसिल
कि वहाँ जाके सुलझेगा, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ अप्रोच करें। जो भी ये लोग कोर्ट में गए हैं, अब एक चीज़ आप देखते जाना कि छोटी छोटी चीज के लिए लोग कोर्ट जा रहे हैं। हूँ, ये चीज़ें देखते जाना। आज जो है कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है कि ये हड़ताल बैन होनी चाहिए। अभी ये तुमने वहाँ का देखा, क्या नाम है, हापुड़ का देखा, उससे पहले भी बहुत हुए, किरण बेदी का भी हुआ। बार की एक अपनी स्वायत्ता है, बार अपनी मेंबर के लिए नहीं लड़ेगी और उसको लड़ने के लिए भी उसको परमिशन लेनी होगी, या बार हड़ताल नहीं कर पाएगी, बार कोई स्वतंत्र फैसला नहीं कर पाएगी, तो उस बार का फिर वजूद ही क्या रह जाए, कहाँ का वेलफेयर करेगी। मुझे जो चीज़ें थी, एक आंदोलन हमने किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने, जब एडवोकेट महेश जी, हम बात कर रहे थे कि जो आज की जनरेशन है, जो यंग लॉयर्स हैं स्पेशली, उनमें ये माना जाता है, आप भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एथिक्स की कमी आ रही है। और वो मैं कहूँ कि प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण आज यंग लॉयर गुमराह भी है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हाउ ही कैन सक्सेस इन दिस फील्ड। तो उसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कुछ टिप्स दें, सीक्रेट जो टिप्स हैं आपके पास फॉर द सक्सेस इन लीगल फेटर्निटी। वो कमी यंग जनरेशन में नहीं आ रही, वो हमारी कमी है। वो हमारी कमी क्यों है कि पहले कोई भी नया बच्चा आता था बार के अंदर, तो ये एक सीनियर की जिम्मेदारी है कि उसको काम सिखाएं। अब जब वो सीनियर के पास काम सीखेगा तो उस सीनियर की भी इज्जत करेगा, उसके जो साथ और सीनियर्स हैं उसके भी सम्मान करेगा। और उसके साथ साथ कि जब वो LLB पढ़ के आया है, जो भी जितना भी पढ़ा है, खर्चा भी किया है, तो एक समय होता है जब बच्चा माँ बाप से पैसे मांगने में हिचक करने लगता है। तो आज वो चीज़ है कि कोई भी सीनियर जूनियर नहीं रखता है, रखते हैं बहुत कम लोग रखते हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, मगर उसका दूसरा भी है कि पहले आते थे बच्चे बहुत कम। अब जब से ये प्राइवेट हुआ है ना, तब से बच्चों की तादाद बहुत बढ़ गई। मतलब कि जब मैं आया था तो मेरा 519 एनरोलमेंट नंबर था अक्टूबर 1987 का, यानी कि 1000 भी पूरे नहीं होते थे, और अब वो 20,000 तक पहुंच रही है। तो वही है ना कि डिमांड और सप्लाई वाली बात है कि इतना भी एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, आपका कहना ये है। और फिर उसमें, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन आपकी नज़र में? उसमें बार काउंसिल को इसके विषय में सोचना चाहिए। ये जैसे हमने अपने यहाँ सोचा था मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया या हम दोबारा नहीं आ पाए, कि जो भी लॉयर, चाहे मेरी कड़कड़डूमा कोर्ट का ही है, अगर वो द्वारका या साकेत या रोहिणी जाता है तो वहाँ पे वो 5 साल से कम की जिसकी वकालत है, 5 साल से 3 साल तक की, वहाँ के उस वकील की बार एसोसिएशन से लिस्ट ले ले, उस लिस्ट में से एक वकील ले ले, और जब भी तारीख पे जाए वो उसको असिस्ट कराए, और असिस्ट कराने के एवज में उसको 1000 या 500 रुपये उसको दे। उसके 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे रोहिणी में केस लगाया, कहीं और लगाया, तो मैं उसको कम्युनिकेट कर दूँगा कि भाई इसको इस तरीके से कर लियो। दूसरा ये है कि जब मैं जाऊँगा तो वो असिस्ट करेगा। तीसरी चीज़, उसमें जूनियर का ये फ़ायदा है कि मैं केस में क्या कर रहा हूँ वो उसको देख रहा है। अगर हम रास्ता निकालना चाहें ना, तो रास्ते पॉजिटिव थॉट्स होने से रास्ते निकल जाते हैं रास्ते। अगर हमारी नीयत ठीक है तो वो निकल जाते हैं। कोई अपील आप यंग जनरेशन से करना चाहें? यंग जनरेशन से, आपको सुन रही है, सामने सब लोग सुन रहे हैं। यंग जनरेशन से इतनी अपील है कि बिल्कुल अपने, तुमने लॉ की है, अपने कैरियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए ईमानदारी से चलो। मैं भी प्रोफेशन में नया आया था 1987 में, मेरे को भी सीनियर बामुश्किल मिले थे, और 87, 88, 89 तक मैंने भी DTC की बस में 25 पैसे की टिकट लेके, कभी रेल में, उस तरीके से मैंने सफ़र किया। और 90 के आसपास जाके फिर मैं 91 में इंडिपेंडेंट हुआ। तो त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फल मिलता है।
थोड़ा देर से मिलता, मगर मिलता ज़रूर है। समझे साहब, ये चीज़ है। चलिए, तो एक और सवाल के साथ मैं आपकी बातचीत आज की यहीं रोकता हूँ कि महेश शर्मा 4 बार प्रेसिडेंट रहे, जैसे मैंने बताया, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे, 1 बार बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में भी आपने ट्राई किया। अब क्या तमन्ना है महेश शर्मा की लीडरशिप की तरफ, क्या करना चाहते हैं? देखो जी, कई चीज़ें होती हैं। अब कुछ इसमें मैं आपको बताऊं, नाम को किसी का नहीं लेना है। आप बारों में सब जगह घूमते हैं, अगर कोई भी, मैं 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए लगा के या 2 करोड़ रुपए लगा के अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, मतलब अगर मैं वोट परचेज करके, मैंडेट परचेज करके चुनाव जीतता हूँ, तो क्या मैं उनके साथ न्याय कर पाऊँगा? अपनी बार के साथ के मेंबर के साथ न्याय कर पाऊँगा? नहीं, आप सीधा सीधा मुझे ये बताएं, आपको लगता है बिना पैसे के आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे? देखो जी, जो कुछ ट्रेंड बदला है, जो आप कह रहे थे ना भी खोसला साहब वाली बात या कुछ और वाली लीडरों वाली बात, ये पिछले कुछ टाइम से जो बार के अंदर या बारों के अंदर ये चीज़ें, घपलेबाजी, वोटर, ये क्या नाम है, शराब वाली बातें, और मैं एक चुनाव आपको पता होगा कि जो 3 करोड़ या 2 करोड़ रुपए लगा के दिल्ली की बार में, नाम नहीं लूँगा मैं, जहाँ लड़ा गया, और उसमें हमारे यहाँ भी हुआ कि उस सिस्टम में महेश शर्मा अपने को फिट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सिस्टम क्या करना नहीं चाहते? समझे नहीं, मेरा वोटर ना तो कभी शराब मांगता, क्योंकि उसे पता है, ना मेरा वोटर मेरे को तंग करता कभी। नहीं, वो ठीक है। क्या उस सब के बगैर आप इलेक्शन जीतने की उम्मीद रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं। जीतेंगे आप? नहीं, क्वालिटी जीतेंगे आप अपने काम के बल पे? सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य जीवित रहता है। हाँ, कुछ देर के लिए शांत करा जा सकता है। तो सुना दोस्तों, सच कभी मर नहीं सकता, थोड़ा दब जाता है, थोड़ा बादल उसके ऊपर जो झूठ के और फरेब के और ये सब चीज़ों के छा सकते हैं, ये इनका मानना है। और इसका इन्होंने इंडिकेशन ये दिया कि वाकई में ये इलेक्शन तो लड़ेंगे और दोबारा लीडरशिप में आएंगे। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप दोबारा लीगल फ्रेटर्निटी को लीड करें, अब मैं आज की बात यहीं रोकता हूँ दोस्तों। फिर मिलूँगा एक नई शख्सियत के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।